तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्कूल शिक्षा। मैं हूं आशका सिन्हा और मैं आपको पढ़ाने वाली हूं सोशल साइंस। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा अभिमन्यु बैच लॉन्च हो चुका है और उसके लिए हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं डेमो लेक्चर्स। ठीक है, तो आज के इस डेमो लेक्चर में मैं लेकर आई हूँ सोशल साइंस का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वैदिक एज, या हिंदी में कही तो वैदिक काल। ठीक है, तो इसके बारे में आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे क्लास 6 में आपको पढ़ाते हैं। और ये किस चीज का पार्ट है? एंशिएंट हिस्ट्री, या आप हिंदी में कहे तो प्राचीन जो इतिहास है हमारा, उसका ये पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं बाबू, तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हो गया प्राचीन इतिहास, दूसरा हो गया मिडाइवल या फिर हम लोग मध्यकालीन भारत उसको कहते हैं, और तीसरा आता है मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आधुनिक इतिहास। तो हम लोग इसमें प्राचीन भारत का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैदिक काल, जहाँ पे हम लोग ढेर सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे हम लोग जो हमारे वेद आए थे, उपनिषद आए थे, इन सब के बारे में पढ़ते हैं और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया। ठीक है, काफी ज्यादा हद तक इससे क्वेश्चन आए, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग आज यहाँ पे पढ़ने वाले। तो क्या हमारा जो प्राचीन भारत है या फिर कहीं एंशिएंट हिस्ट्री है वैदिक काल से ही शुरू होती? क्योंकि हम लोग ने वहां पे लिटरेचर या कहीं हमारी जो रचनाएं हैं वो शुरू हुई थी। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जो हिस्ट्री है वो तो अर्ली एज, अर्ली मैन जो आते हैं वहीं से शुरू होती है, जो आदि मानव वगैरह, वहीं से ही हमारी हिस्ट्री शुरू होती है। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या आते हैं, जब हम लोग सेटल्ड हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग इसको सिंपल वे में समझते हैं तो अर्ली मैन के टाइम पे या फिर जो आदि मानव लोग थे वो लोग एक जगह सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे। मतलब वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जो है वो यात्राएं करते रहते थे, आज यहाँ रुके तो कल कहीं और चले गए। वैसे ही धीरे धीरे करके वो नदी के पास में, ठीक है, जो नदियां होती थी, जैसे आपको रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? खाना। तो खाना जब इन्होंने उगाना सीखा, यानी एग्रीकल्चर, जब कृषि के बारे में इन्होंने जाना, तब ये नदी के पास में सेटल होने लगे। ठीक है, नदी के पास में क्यों सेटल होने लगे? क्योंकि आपको अगर एग्रीकल्चर करना है तो पानी उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये इसीलिए ये लोग नदी के पास में सेटल होने लगे। और इंडिया की बात करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे, भारत का इतिहास पढ़ रहे, तो इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो हम लोग सबसे पहले सेटल्ड हुए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर जिसको हिंदी में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो हम लोग हिस्ट्री अगर सेटल्ड होने के बाद जब से पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही पढ़ते हैं। वहां पे ढेर सारी जो हम लोग साइट्स मिलते हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, है ना, लोथल, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं वैदिक काल पे। तब पीछे से थोड़ा कनेक्ट करके चलते हैं ताकि हम लोग को समझ में आए कि वैदिक काल शुरू कहाँ से हुआ था। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी ना, उसके बाद धीरे धीरे जैसे कोई सभ्यता चलती है फिर वो अपने पीक पे पहुंचती है। ठीक है, वो अपने पीक पे पहुंचती है जहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है, उस टाइम पे रहती, उस समय पे रहती है। फिर वो धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ता है, यानी अपने डेक्लाइन की तरफ बढ़ता है। तो यही हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। अब क्या हुआ था, धीरे धीरे ये जो सभ्यता थी, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, लेकिन ये अपने पतन की तरफ जा रही थी और धीरे धीरे ये सभ्यता खत्म भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह ही खत्म हो जाती है, इसके बहुत सारे जो चीजें हैं वो आज तक भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी थोड़ा समझते हैं। जैसे क्या है, अगर ये पूरा इंडिया है, ठीक है, ये पूरे इंडिया का अगर मान लेते एरिया है, तो अलग अलग जगह पे इसके सेटलमेंट्स थे, है ना, अलग अलग जगह पे इसकी साइट्स थी। जैसे हड़प्पा मान लेते हैं, ये मोहनजोदड़ो मान लेते हैं, ये लोथल मान लेते हैं, ये बनवाली मान लेते हैं, और ये राखीगढ़ी, जो अलग अलग साइट्स। ठीक है, तो ये धीरे धीरे हम लोग को जब जैसे ही अपने डेस्लाइन की तरफ या पतन की तरफ जाती है तो धीरे धीरे ये साइट्स जो है हम लोग को कम या फिर छोटी होती दिखाई देती है। कि अब जो ये साइट्स हल्की हल्की जगह पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिलती है। मतलब यहाँ के लोग, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जाने के। जैसे कौन कौन से कारण थे कि यहाँ पे हो सकता है बाढ़ आ गई हो, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे सूखा पड़ गया हो, और भी बहुत सारे कारण हैं। और एक कारण, एक फैक्टर जो बताया जाता है वो है एडवेंट ऑफ आर्यंस, या फिर आर्यंस का आना, आर्य लोगों का आगमन जो है वो एक और कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाती है। तो अब ये क्या है, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये धीरे धीरे खत्म हो रही थी या फिर छोटी होती जा रही थी ये जो सभ्यता है। अब ये जो आर्यंस है, या हम लोग आर्य लोग थे, वो आते, अब वो आते सब कहते हैं कि इन्होंने इन्वेड किया था इंडिया को। मतलब ये इंडिया में आए थे, नॉर्थ इंडिया की तरफ से आए थे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, खाइबर पास, उससे इंडिया में आए थे।
अब ये जो इन्वेड करते हैं और फिर ये जो सारी जगह है यहाँ पे ये सेटल होना शुरू करते हैं। ये अभी बहुत ओवरव्यू के तौर पे बताया जा रहा है, धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं और किधर किधर को जाते हैं, सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये अभी बस एक ओवरव्यू है कि आर्यंस थे कौन और वैदिक जो है या वैदिक काल जो है वो शुरू कैसे हुआ था। ठीक है, तो ये जो आर्यन लोग आते हैं ये लोग फिर सेटल होना शुरू होते हैं अलग अलग जगहों पे। अब ये सेटल हो जाते हैं तो फिर ये अपना लिटरेचर लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, अब लिटरेचर लिखते हैं, हमें पता है वेद लिखते हैं, उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी जाती। तो ये समझ में आया कि आर्यन लोग आए और फिर सिंधु घाटी सभ्यता वहां पे जो धीरे धीरे ऑलरेडी डेस्लाइन की तरफ जा रही थी, पतन की ओर जा रही थी, वो और फिर वहां पे खत्म हो जाती है और एक नया काल शुरू होता है जिसको हम लोग वैदिक काल के नाम से जानते हैं, जो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि आर्यंस थे कौन, यानी आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, मतलब ये आए कहाँ से थे। इंडिया में तो आए, लेकिन इंडिया से पहले कहाँ रहते थे। तो अब ये क्वेश्चन उठता है और इस क्वेश्चन का जवाब है, मतलब एक कोई श्योरिटी हम लोग नहीं दे सकते। अगर सबसे ज्यादा गौर करें तो कहा जा सकता है कि सेंट्रल एशिया से आए थे या फिर कहें मध्य एशिया से। ठीक है, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग जगह बताया। कुछ ने कहा ये रशिया के तरफ से आए थे, कुछ ने कहा ये आर्कटिक रीजन, ठीक है, उस तरफ से आए थे, कुछ कहते हैं कि मध्य एशिया की तरफ से आए थे। अब मध्य एशिया की तरफ से आए थे सबसे ज्यादा माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ये मध्य एशिया से आए थे। कौन? आर्यन लोग। अब ये मध्य एशिया किसने बताया था? तो अलग अलग हिस्टोरियंस में नाम आता है मैक्स मुलर, उन्होंने कहा था कि ये मध्य एशिया से आए थे और सबसे ज्यादा यही माना जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आर्य कहाँ से आए थे और सेंट्रल एशिया लिखा हो ऑप्शन में, तो करेक्ट भी कौन सा होगा? यही। अब ये समझते हैं कि हाँ, यहाँ पहले देखते हैं, माना जाता है कि आर्य प्राचीन इतिहास में इस्तेमाल किए जाने वाला एक खाना बदोश इंडो यूरोपीय समूह है जो लगभग 2000 ईसा पूर्व मध्य एशिया से उत्पन्न हुआ था। मतलब ये आना कब से शुरू हुआ इंडिया में? 2000 ईसा पूर्व से। ठीक है, कब से? 2000 ईसा पूर्व से। ये अपनी भाषा, वैदिक संस्कृति और संस्कृत लेकर वर्तमान ईरान और उत्तरी भारत के क्षेत्रों में चले गए। तो ईरान को तो हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, हम लोग पहले बात करेंगे अपने भारत की। तो ये भारत की तरफ भी जाते हैं और ये कहाँ से आए हुए रहते हैं? मध्य एशिया से। ये चीज को हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे भी बता दिया गया कि सेंट्रल एशिया में आए थे और आज के नदर्न इंडिया में ये एंटर करते हैं। फिर आते हैं उनके समाज की विशेषता, एक देहाती जीवन शैली और जाति व्यवस्था पर आधारित एक पदानुक्रमित सामाजिक संरचना थी। आर्यों ने अपने धार्मिक ग्रंथों, वेदों और स्वदेशी संस्कृतियों के साथ उनकी बातचीत के माध्यम से प्रारंभिक भारतीय सभ्यता के विकास को काफी प्रभावित किया, जिससे शास्त्रीय हिंदू धर्म के निर्माण में योगदान मिला। अब ये क्या लिखा है? अब इसको समझते हैं, जैसे आर्य लोग आए तो उनके पास भी अपनी कुछ चीजें होंगी, उनकी अपनी संस्कृति होगी, कल्चर होगा, और वो जहां आए यानी भारत में उस समय क्या चल रहा था? हड़प्पा वाले लोग जो या सिंधु घाटी की सभ्यता वाले लोग रह रहे थे, तो उनका एक उनकी अपनी संस्कृति थी, अपना कल्चर था। तो उनकी संस्कृति में हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि वो लोग, हम लोग को कोई मंदिर तो मिले नहीं, हड़प्पन जो कल्चर था वहां पे वो लोग अपना जो है अपने तरीके से पेड़ों की पूजा करते थे, फिर पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, मदर गॉडेस की पूजा करते थे। और वहीं जो आर्यंस थे वो अपनी संस्कृति लेके आए थे। हड़प्पन की लैंग्वेज के बारे में, उनकी भाषा के बारे में हमें ऐसा कुछ खास पता नहीं, सर्टेनिटी के साथ हम लोग कुछ नहीं कह सकते। वहीं आर्यंस जो है वो अपनी लैंग्वेज लेके आए थे, डेट इज संस्कृत। ठीक है, संस्कृत अपनी लैंग्वेज, एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है संस्कृत, वो लेकर आए थे आर्यंस। तो यही यहाँ पे बताया गया। और जब आर्यंस आते हैं तभी जो हिंदू धर्म है ना वो इवॉल्व करता है, उसकी ग्रोथ होती है। क्योंकि अगर आपका कोई धर्म है तो उसका एक ग्रंथ होता है जिसमें सारी चीजें आपको उस धर्म के बारे में पता चलती है। तो सिमिलरली जो हिंदू धर्म है वो कब ग्रोथ होना उसका शुरू होता है? जब वो आर्यंस लोग आकर वो जो ढेर सारे ग्रंथ है वो लिखे जाते हैं। तभी वैदिक काल नाम है ना, वेद लिखे गए थे इसलिए वैदिक काल कहा जाता है। अब आर्यंस रहते कैसे थे? उनकी एक देहाती जीवन शैली थी, मतलब जैसे लोग गाँव में रहते हैं या वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। वहीं हड़प्पन वाले जो लोग थे, हड़प्पन पीपल जो थे, वो कैसे रहते थे? वो रहते थे सेटल्ड लाइफ। हम लोग जानते हैं वो शहरी जीवन जीते थे और यहाँ पे लिखा है वो देहाती जीवन जीते थे। तो यही जो डिफरेंस है ये बताया जा रहा है कि जब वो आर्यंस आते हैं तो फिर वो आपस में मिलकर, मतलब एक मर्ज हो जाता है कल्चर दोनों का। तो यही यहाँ पे एक चीज बताई गई। अब आते हैं कि ज्यादा कुछ तो जानना नहीं कि एग्जैक्ट चीजें कि क्या हुई थी क्या नहीं हुई थी। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा उनका कल्चर समझते हैं। ठीक है, कल्चर में आता है सबसे पहले
कल्चर से पहले बात कर लेते हैं लिटरेचर की, मतलब साहित्य की, कि वैदिक साहित्य में क्या क्या लिखा गया था। अब नाम से समझो, नाम में ही है वैदिक, और इंग्लिश में कहे तो वैदिक। तो वैदिक ही वर्ड जो है बाबू वेद से लिया गया, ठीक है, वेद से। और सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर जो वैदिक काल का रहा है वो क्या रहा है, वेद। और अभी भी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट अगर मानते हैं तो वो वेद ही है, क्योंकि सबसे पुराना टेक्स्ट भी हमारा एक वेद ही है, जो कि है ऋग्वेद। और ये क्वेश्चन आपके CHS एग्जाम में भी पूछा गया कि सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट या फिर सबसे पुराना ग्रंथ दुनिया का कौन सा है, लिखित ग्रंथ की बात करें तो वो कौन है बाबू, ऋग्वेद, ठीक है। तो ये भी आया। अब समझते हैं कि वेद मतलब क्या होता है। तो इससे पहले जानते हैं वैदिक साहित्य में 4 प्राथमिक ग्रंथ शामिल है, ठीक है। 4 ग्रंथ है हमारे जिन्हें वेदों के नाम से जाना जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो 4 वेद है, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब वेद मतलब क्या होता है, सबके लास्ट में वेद लगाए ना, तो वेद मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। वेद मतलब क्या होता है, नॉलेज। नॉलेज का मतलब हिंदी में ज्ञान। अब बात करें तो प्रत्येक वेद में विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति को करने वाले विभिन्न खंड होते हैं, मतलब हर एक वेद के अंदर आपको अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग खंड देखने को मिलते हैं। और हर एक वेद के बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात भी करने वाले कि किस वेद के अंदर हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो 4 वेद थे ना, कौन कौन से, ऋग्वेद, एक मिनट, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो चारों के बारे में जानने से पहले ये समझते हैं कि ये जो पहले 3 वेद है ना, इनको पहले 3 ही वेद होते थे, ठीक है। इनको कहा जाता था वेद तराई, ठीक है। वेद तराई, तराई 3 वर्ड 3 से आ रहा है ना, तो वही। और ये जो अथर्ववेद है, इसको बाद में वेद की शैली में या फिर कहे इनके अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया। तो ये चीज याद रखिएगा कि पहले तीनों वेद को वेद तराई कहते हैं और अथर्ववेद को बाद में ऐड किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 वेदों में किसको बाद में जो है वो इंक्लूड किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, अथर्ववेद। तो अब ये समझते हैं, चारों वेदों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। सबसे पुराना और सबसे श्रद्धेय, इसमें अग्नि, इंद्र और वरुण जैसे विभिन्न देवताओं को समर्पित सूक्त शामिल है। ये भजन लौकिक सिद्धांतों, प्रकृति, सृजन और अनुष्ठानों का पता लगाते हैं। इसमें 10 पुस्तकें या फिर कहे मंडल है, जिनमें 1000 से अधिक सूक्त है, ठीक है। अब ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पुराना ग्रंथ है, जो आपका क्वेश्चन भी आया। दूसरी बात आती है कि इसमें 1000 से ज्यादा सूक्त है, और एग्जैक्ट पूछो तो 1028 है, ठीक है। कितने हैं, 1028। अब इसमें लिखा क्या गया है, तो इसमें अगर आप ऋग्वेद पढ़ते हैं तो उसमें ढेर सारी जो भगवान है ना उस समय पे, जैसे इसमें भी डिफरेंस आते हैं कि पहले वैदिक काल में दूसरे जो डीटीज थे या भगवान थे उनकी पूजा की जाती थी, और बाद वाले टाइम पीरियड पे किन्हीं और देवताओं की पूजा की जाती थी। तो ऋग्वेद पहले के टाइम का है, तो उसमें देवों की पूजा की जाती है, जैसे इंद्र देव, अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, इन सब का जिक्र हमें मिलता है कहाँ, ऋग्वेद में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में किस देवता की, मतलब किस देवता का सबसे ज्यादा नाम लिखा गया या उनके बारे में मेंशन किया गया है, तो इसका आंसर होगा इंद्रदेव, ठीक है। क्या होगा आंसर, इंद्रदेव। तो ये भी आप समझ सकते हैं। अब ऋग्वेद में बाबू 10 मंडल है, क्या है, 10 मंडल। अब मंडल क्या होता है, तो ऋग्वेद एक बुक तो है, लेकिन वो अलग कह सकते हैं, उसके अंदर भी अलग अलग बुक्स है, और उसी बुक को मिलाकर एक बुक हमारी बनती है ऋग्वेद। तो वही जो बुक हम लोग कह सकते हैं पतली पतली बुक्स, उसका एक कंपाइलेशन है ऋग्वेद, तो उसी को हम लोग मंडल कहते हैं। तो टोटल कितने मंडल है, 10 मंडल। और 10 मंडल में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ मंडल हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 3rd मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में लिखा गया, ठीक है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र, ठीक है। 3रे मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र है। और जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है ना, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है,
जो 10वां मंडल है उसमें एक चीज लिखी है, दैट इज पुरुष सूक्त। क्या है? पुरुष सूक्त। अब पुरुष सूक्त क्या है? तो जैसे आप जो 4 वर्ण पढ़ते हैं ना, वर्ण व्यवस्था चलती थी पहले, उसी से आज का जो कास्ट सिस्टम है यहीं से डिराइव किया गया है। तो ये जो वर्ण सिस्टम थे, ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते थे और शूद्र होते थे। तो ये जो 4 वर्ण है इनके बारे में लिखा गया है पुरुष सूक्त में। अब क्या लिखा गया है? कहा गया है कि जो ब्रह्म है, ठीक है, ये कह सकते हैं एक ब्रह्म जो प्रिमेवल बीइंग होते हैं, उनके जो बॉडी पार्ट्स है उनसे ये लोग का जन्म हुआ था। यानी ब्राह्मण का उनके मुंह से, मुख से कह सकते हैं, जन्म हुआ था। क्षत्रियों का उनकी भुजाओं से जन्म हुआ था। वैश्यों का उनकी जंघाओं या फिर थाइस से जन्म हुआ था। और शूद्र का उनके पीठ से जन्म हुआ था। तो ये जो चीज है ये पुरुष सूक्त में लिखी गई है। तो ये काफी डिटेल है, ऐसे पूछने के चांसेस कम है, लेकिन एज रेलेवेंस हम लोग ये यहाँ पे जान सकते हैं, ठीक है, कि पुरुष सूक्त में लिखा है कि जो 4 वर्ण थे उनका जो जन्म है वो कहाँ से होता है। ये किस में लिखा है? 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा है, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया। अब आगे चलते हैं, दूसरे वेदों के बारे में जानते हैं। फिर आता है सामवेद। तो सामवेद, बाकी जो वेद है ना उनसे एक एक वर्ड से याद रखना होगा हमें। जैसे सामवेद में जो है वो इंडियन म्यूजिक या फिर संगीत, जो भारतीय संगीत है वो सामवेद से ही लिया गया है। इसमें हमें बहुत सारे जो धुन मिलते हैं, ऐसे ऐसे मंत्र मिलते हैं जो अनुष्ठानों के वक्त, मतलब आप जब पूजा कर रहे हैं या इसमें जो जो चीजें लिखी हैं वो करने के दौरान जो गाए जा सकते हैं वो है सामवेद में। तो जो इंडियन म्यूजिक है, भारतीय संगीत है, वो सामवेद में मेंशन किया है। इससे सिंपल एक ही क्वेश्चन बन सकता है भाई इंडियन म्यूजिक वाला कि किस वेद में ये चीज है, तो वो हो जाएगा सामवेद। यजुर्वेद में जो है अनुष्ठानों को करने के लिए प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब यजुर्वेद में ये बताया गया है कि आपको अगर अनुष्ठान करनी, यानी रिचुअल्स, वो जो पूजा करते हैं वो किस तरह से करनी है, वो किस में लिखा गया है? यजुर्वेद में, ठीक है। तो वो दिशा निर्देश ये सब दिए गए। और ये 2 सेक्शंस पे डिवाइडेड है, 2 ब्रांच है, 2 शाखाएं हैं इसकी। दैट इज शुक्ल पक्ष, पक्ष नहीं कहेंगे, ब्रांच ही कह सकते हैं, शाखा, शुक्ल और कृष्ण। जो आपने वही पक्ष में सुनोगे कि पहले 15 दिन को, महीने के पहले 15 दिन को क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष, और बाद के 15 दिन को कृष्ण पक्ष। और इसी तरह से जो है वो डिसाइड भी होता है किस तरह से जो डेट्स आपकी आती हैं वो इसी से आती है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि शुक्ल और कृष्ण जो शाखाएं हैं वो किस वेद में, तो ये आप आंसर हो जाएगा आपका यजुर्वेद। अब लास्ट वाले पे आते हैं। लास्ट वाला कौन सा? अथर्ववेद, जिसको बाद में वेदों की शैली में जो है वो ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। उपचार, सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सूक्त और मंत्र शामिल है। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए चिकित्सा, आकर्षण, मंत्र और प्रार्थना सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, ठीक है। तो यानी समझ सकते हैं इसमें कुछ मैजिकल फॉर्मूलाज आपको मिलते हैं, जो होता है ना अपनी हेल्थ के लिए, फिर रोज की जिंदगी के लिए, मतलब हेल्थ के लिए आप कुछ कर रहे हैं, और फिर बहुत सारी चीजें जैसे प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, ये सारे ढेर सारे मंत्र हैं इसमें जो इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये सब किस में लिखे गए? अथर्ववेद में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो मैजिकल स्पेल या फॉर्मूला किस में लिखा है? अथर्ववेद में। इंडियन म्यूजिक का जिक्र किस में है? सामवेद में। यजुर्वेद में क्या दिया है कि आप जब कोई भी रिचुअल्स या फिर अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसको कैसे करना है ये मेंशन किया गया है यजुर्वेद में। और ऋग्वेद के बारे में तो हमने अभी बहुत डिटेल में बात की कि सबसे पुराना ग्रंथ है और ये सारी चीजें, ठीक है। कि 3rd मंडल में हमारे गायत्री मंत्र मेंशन है, 10th मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में लिखा है, और इसमें अग्नि, इंद्र, वायुदेव, वरुण देव, इन सब के बारे में मेंशन है। इंद्र देव आप जानते हैं कि जो बारिश के देवता है उनको कहते हैं। वरुण देव पानी के देवता है, जल के देवता है वरुण देव। और वायुदेव तो अब वायु से ही पता चल रहा है। और अग्निदेव अग्नि के देवता, ठीक है। तो ये सारे नाम भी याद आप लोग रख सकते हैं। तो ये समझ में आया। अब आते हैं कि वेद क्या सिर्फ वेद ही लिखे गए थे? नहीं, और भी बहुत सारे चीज लिखे गए थे। जैसे ब्राह्मण अनुष्ठान ग्रंथ है, इसमें भी बताया गया और डिटेल में। जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो, जैसे उठा लेते हैं एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी आपकी बुक होती है तो वो किसी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, क्योंकि उसमें एक लाइन में 4 बातें लिखी होती, मतलब एक लाइन में 4 लाइन जितनी बातें लिखी होती कभी कभी एनसीईआरटी। तो उसके लिए कभी कभी लोग रेफरेंस बुक भी पढ़ते हैं। मैथ्स में भी ये किया जाता है, अलग से आप एक रेफरेंस बुक लेते हैं।
क्योंकि वो चीज आपको समझने में दिक्कत होती है। तो वैसे ही वेद तो हर कोई किसी को समझ में नहीं आ सकता ना, ब्राह्मणों ने लिख दिया लेकिन हर किसी को समझ में आए जरूरी नहीं। तो वेद को समझने के लिए भी अलग से बुक्स बनाई गई, जैसे ब्राह्मण, आरण्यक और सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद। ठीक है, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। और ये जो है इसमें फिलॉसफी की बात की गई, जो आप दर्शन शास्त्र जिसे कहते हैं कि आप दुनिया को एक अलग तरीके से देखते हैं। तो ये सारी चीजें फिलॉसफी की जितनी भी चीजें हैं वो उपनिषद में दी गई है। अरण्यक को हम लोग फॉरेस्ट ट्रीटाइज भी कहते हैं, यानी अरण्यक ग्रंथ। संस्कृत में फॉरेस्ट को यानी जंगल को अरण्य कहते हैं, तो वहीं से ये वर्ड आया है अरण्यक। ठीक है, तो ये सारी चीजें। साथ में ये ग्रंथ प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता, दर्शन, अनुष्ठान और सांस्कृतिक प्रथाओं की नींव बनाते हैं, जो कि आज के हिंदू धर्म को इवॉल्व कैसे किया हिंदू धर्म ये बताते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ही यहाँ पे दी गई। तो और वेदों के अलावा क्या है, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ठीक है, और महाभारत रामायण भी इसी टाइम पीरियड पे लिखी गई थी, वो तो सब जानते हैं। अब एक और चीज है कि जो वैदिक काल है, काल मतलब तो टाइम पीरियड ही होता है ना, कि मतलब इस समय से इस समय तक चला। तो ये जो वैदिक काल है ये दो में डिवाइडेड है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखने वाले। तो पहला आता है प्रारंभिक वैदिक काल, और अगला आता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसका टाइम भी हम लोग को याद रखना होगा, ये रहा है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। और ये रहा है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब टाइम जो यहाँ पे उल्टा चल रहा है, ईसा पूर्व, दो चीजें होती है, एक बीसी या फिर ईसा पूर्व और एक एडी, जो कि जिसको हम लोग हिंदी में ईसवी कहते हैं, है ना। तो ये जो ईसा पूर्व है, अगर सिंपल से समझे तो ये टाइम पीरियड इस तरह से चलता है। ठीक है, इस तरीके से चलता है। हम लोग समझते हैं 1 AD में या 1 ईस्वी में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का या फिर जीसस क्राइस्ट का। अब उनसे पहले जो टाइम था उसको हम लोग बीसी में नापते हैं या मापते हैं, और इसको जो है वो एडी में। तो इधर पीछे जाएंगे तो वो ईसा पूर्व आएगा और इधर जाएंगे तो वो ईसवी आएगा। तो इसीलिए 1500 ईसा पूर्व यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 1500 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ पे समझना है। तो पहले टाइम याद रख लेते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल कब से कब तक रहा था, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल कब तक रहा था, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो पहले समझते हैं प्रारंभिक वैदिक काल। तो इसके बारे में कुछ कुछ फीचर्स है या फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं इसके जो थे, तो उसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समाज और अर्थव्यवस्था कैसी थी। समाज की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे देहाती और ग्रामीण समाज था, मतलब क्या है, रूरल सोसाइटी थी, अर्बन नहीं थी, मतलब ग्रामीण समाज था, शहरी नहीं था। जैसे हड़प्पा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वो एक शहरी समाज था, वो गांव नहीं रहा था, वो अब शहर बन चुका था, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड थी, डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो चुका था। लेकिन अगर प्रारंभिक वैदिक काल, जिसको ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, ठीक है, ऋग वैदिक पीरियड या ऋग्वेद काल भी कहते हैं, तो उस टाइम पे समाज जो है वो रूरल सोसाइटी थी। यहाँ पे क्या है, लोग एक जगह से, मतलब उतने सेटल नहीं हुए थे अभी, वो एक जगह से दूसरी जगह रहते थे, और ये सारी चीजें। फिर आते हैं 1500 से 1000 के टाइम पे रहा था, और ये भी चीज याद रखो, सबसे पहले सप्त सिंधु में रहने आए थे। किसमें, सप्त सिंधु। ठीक है, इसका मतलब होता है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, यानी 7 रिवर का जो लैंड है वहां, और ढेर सारे रिवर है, 7 रिवर, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि ये जो है सप्त सिंधु के इलाके में सबसे पहले आए थे, और ऋग वैदिक पीरियड या फिर प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान ये यहीं पे रहते थे। आगे बात करें तो धर्म और अनुष्ठान, तो यहाँ पे जो है रिलीजियस प्रैक्टिस रिवॉल्व अराउंड नेचर एंड एलिमेंटल फोर्सेस। मतलब क्या है कि दो डिफरेंस है। प्रारंभिक वैदिक काल में हम लोग जो नेचर है उसकी पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। तो भले हमने देव बनाए हुए थे, जैसे इंद्र देव, वरुण देव, अग्नि देव, ये सारे, लेकिन सारे तो एक नेचर फोर्स है ना, प्रकृति की पूजा करें।
अग्नि जो है वो प्रकृति का हिस्सा है, तो अग्नि की पूजा कर रहे हैं। बारिश हो रही है, वो भी एक प्रकृति का हिस्सा है, तो हम लोग इंद्र देव की पूजा कर रहे हैं। पानी भी जो एक प्राकृतिक चीज है, तो हम लोग प्रकृति के रूप में वरुण देव को पूजते हैं। और अग्नि भी है तो अग्नि देव को पूजते हैं, वायु देव है उनको पूजते हैं। तो यानी जो उस समय के जो लोग थे वो तात्विक या फिर प्रकृति की जो शक्तियां थी उनकी पूजा करते थे, जैसे इंद्र देव, वरुण देव, वायु देव, अग्नि देव, ये सारी चीजें। और यहाँ पे यज्ञ वगैरह किए जाते थे, ताकि जैसे हम लोग देखते हैं ना कार्टून वगैरह, मूवीज वगैरह में देखते हैं कि पुराने टाइम के लोग यज्ञ कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए। तो ये सारी चीज वहीं से रेलेवेंस रखती है। आगे समझे तो उस समय मौखिक परंपरा थी, या फिर कहे ओरल ट्रेडिशन, कि उस समय लिखे नहीं जा रहे थे शुरुआती समय पे। उस समय जो भी वेद की नॉलेज है वो जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन मौखिक रूप से ट्रैवल कर रही थी। जैसे हम लोग इससे समझ सकते हैं कि महाभारत हर किसी ने बुक उठाकर नहीं पढ़ी होगी, अपने बड़ों से या इधर उधर से हम लोग ने सुन के एक महाभारत या फिर रामायण का बेसिक नॉलेज सबके पास होगा। तो वही ओरल ट्रेडिशन में आता है कि हम लोग सुनकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होते रहती है। तो उस समय पे भी यही चीज थी कि जो वेद थे और जो ढेर सारे ग्रंथ थे वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसमिट होती थी। फिर आते हैं सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना या फिर सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो उस समय पैट्रियार्कल ही सोसाइटी थी, मतलब कि जो मेल होता था वो हेड होता था सोसाइटी का, तो पैट्रियार्की तो समझते हैं। और दूसरी चीज है यहाँ पे ढेर सारे कुल वगैरह होते थे, क्योंकि होते हैं ना कि ढेर सारे लोग आपस में ग्रुप बना के रह रहे, तो वही चीजें होती थी। और यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम था या वर्ण व्यवस्था कह सकते हैं वो थी। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था उस समय प्रेवलेंट थी सोसाइटी में, लेकिन बात यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कि जो उस समय वर्ण व्यवस्था थी वो ऐसे ही थी, मतलब फ्लेक्सिबल थी कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटा जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही होगा, वो जो भी काम करेगा मतलब अपने कर्म के अनुसार पे डिवाइड होता था काम, कि जो वैश्य वाला काम कर रहा है तो वो वैश्य है, शूद्र वाला काम कर रहा है वो शूद्र है, वो क्षत्रिय वाला काम कर रहा है तो वो क्षत्रिय है। तो इस तरह से चीजें होती थी, फ्लेक्सिबल था, कोई रिजिड सिस्टम नहीं था, कठोर सिस्टम नहीं था कि नहीं आप अगर शूद्र हो तो आपके बेटे भी शूद्र ही होंगे, बेटा या फिर बेटी जो भी, ठीक है। तो ये चीजें चल रही थी। फिर आते हैं भाषा और साहित्य। तो यहाँ पे संस्कृत जो है वो प्रमुख भाषा ही थी, मतलब संस्कृत यहाँ पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी, तभी हम लोग देखते हैं वेद वगैरह या जो भी ग्रंथ है वो संस्कृत में ही लिखे हैं। और इन्हीं ग्रंथों ने आगे जाके जो हमारा हिंदू धर्म है उसकी एक नींव रखी कि हिंदू धर्म हमारे यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि हड़प्पन जो कल्चर था उसमें हम लोग हिंदू धर्म कोई ऑफिशियली हम लोग जिक्र नहीं देखते उसमें। जब वैदिक काल आता है, आर्यंस लोग आते हैं, तभी इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। फिर आते हैं बस्तियां और शहरीकरण। उस समय जो गांव वगैरह थे, ठीक है, छोटे छोटे जो एरिया में गांव बने हुए थे जिसका अपना एक हेड होता था, इस तरह की चीजें चलती थी, ठीक है, सेटलमेंट से। और अर्बनाइजेशन जो है उस समय नहीं हो रहा था। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, कि गांव से शहर बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू अब तक नहीं हुई थी। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं बाद के वैदिक काल या फिर कहें उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये किस समय तक था? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में आता है। कौन? ये उत्तर वैदिक काल। अब इसमें क्या होता है वो समझते हैं। अब यहाँ पे बस्तियों या फिर सेटलमेंट्स का उसका विस्तार होता है। जैसे हम लोग प्रारंभिक वैदिक काल में देखते हैं कि छोटे छोटे हमें गांव देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ढेर सारे गांव आपस में मिलके एक जनपद बनते हैं। क्या बनते हैं? जनपद, जिसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। और वही ढेर सारे जनपद मिलके बनते हैं महाजनपद। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 16 महाजनपद थे उस टाइम पे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण था मगध। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सिंपल से यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे महाजनपद का विकास होने लगा था किस टाइम पे? जब उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में आ रहा था। आगे चलते दूसरा, राजनीतिक संस्थानों का उदय। जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते थे, मतलब किंग का जो सिस्टम था, किंग का जो सिस्टम था वो आने लगा था कि एक जनपद है, उसका एक किंग होता था जिसको उस समय पे राजन कहते थे। क्या कहते थे? राजन। संस्कृत का टर्म है ये, राजा को कहा जाता है राजन। तो उस समय संस्कृत ही प्रेवलेंट थी, संस्कृत भाषा का इस्तेमाल होता था।
तो इसलिए किंग को यहाँ पे राजन कहा जाता है। इसलिए आप कहानी वगैरह पुरानी कहानी में देखते होंगे, वो राजा को कहते हैं हे राजन करके जो है वो संबोधित करते हैं, तो वो वहीं से। ठीक है, अब आगे की बात करें तो सामाजिक परिवर्तन या फिर सोशल चेंज। चेंज वर्ड का यूज यहाँ पे क्यों किया गया है, क्योंकि प्रारंभिक वैदिक काल में हम लोग देखते हैं वर्ण व्यवस्था थी, उत्तर वैदिक काल में भी वही वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन दोनों में एक चेंज देखने को मिलता है। अब चेंज कौन सा था कि प्रारंभिक वैदिक काल में क्या है कि वो कठोर सिस्टम नहीं था, मतलब रिजिड सिस्टम नहीं था कि आप अगर ब्राह्मण हो तो आपका बेटा भी ब्राह्मण होगा, आप क्षत्रिय हो तो आपका बेटा भी क्षत्रिय ही बनेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। मतलब आप जो काम कर रहे हो उसी काम के अनुसार आप बनोगे। लेकिन धीरे धीरे करके जब उत्तर वैदिक काल की तरफ हम लोग आते हैं तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी या फिर ये जो वर्ण सिस्टम था वो रिजिड हो जाता है और ज्यादा डिफाइंड हो जाता है, स्ट्रैटिफाई कर दिया जाता है सोसाइटी को। स्ट्रैटिफाई करने का मतलब क्या होता है कि आप एक संरचना बनाती हो कि सबसे ऊपर ब्राह्मण होगा, फिर क्षत्रिय होगा, फिर वैश्य होगा, फिर शूद्र होगा। ये जो आपने सीरीज वाइज इसको बना दिया कि पहले ये फिर ये फिर ये, रैंकिंग एक बना दी, तो वो स्ट्रैटिफिकेशन में आ जाता है। ठीक है, अब ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कौन होते थे, जो पूजा ये सब कराते थे वो ब्राह्मण हो गए, जो स्टेट को प्रोटेक्ट करते थे वो क्षत्रिय हो गए, योद्धा वगैरह। वैश्य लोग जो है वो ट्रेडर्स होते थे या फिर मर्चेंट्स, मतलब क्या जो व्यापार वगैरह करते, और जो शूद्र थे वो बाकी तीनों जो वर्ण थे उनकी सेवा करते थे। सेवा इन द सेंस कि अगर आप कुछ और काम कर रहे हो, उनके यहाँ काम कर रहे हो, तो ये सब शूद्र के अंदर में आता था। फिर क्या है, साहित्यिक विकास। ब्राह्मणों और अरण्यक सहित साहित्य हो गया सहित बाद के वैदिक ग्रंथों ने पहले के वेदों में पाए जाने वाले अनुष्ठानों और दार्शनिक पहलुओं पर विस्तार से बताया। मतलब ये जो वेद थे इनको समझने में लोगों को प्रॉब्लम होती थी उस समय पे, मतलब वेद इतने डिफिकल्ट लैंग्वेज में, इतनी डिफिकल्ट संस्कृत में। अभी तो आप बुक में संस्कृत पढ़ते होंगे अगर आपका सब्जेक्ट हो तो, और ये जो वेद में संस्कृत लिखा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो सिंपल संस्कृत है और ये जो वेदों में लिखे हैं काफी ज्यादा डिफिकल्ट संस्कृत है। तो इसको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए और सारे ग्रंथ लिखे गए ताकि हम लोग वेदों को समझ पाए। ठीक है, तो ये कब होता है, उत्तर वैदिक काल। फिर आता है निरंतर धार्मिक प्रथा या फिर कंटिन्यूड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। जैसे हम लोग समझे थे कि प्रारंभिक वैदिक काल में यज्ञ वगैरह होते थे ताकि देवताओं को जो प्रसन्न किया जा सके, तो यहाँ पे भी यज्ञ वगैरह होते थे। और दो तरह के यज्ञ जो काफी पॉपुलर थे, पहला अश्वमेध यज्ञ और दूसरा है राजसूय यज्ञ। ठीक है, तो ये जो है इसके बारे में डिटेल में जानना जरूरी नहीं है, ऐसे इसमें बहुत अच्छे से समझा जा सकता है इसको, लेकिन फिलहाल आप नाम याद रखिए कि दो थे, अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ, तो ये भी किए जाने लगे। फिर आते हैं आर्थिक विकास। तो जैसे जो एग्रीकल्चर है वो तो किया ही जा रहा था इस टाइम पे, प्रारंभिक वैदिक काल के टाइम पे, लेकिन धीरे धीरे करके अब जो है यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य यानी ट्रेड और कॉमर्स जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब एक जगह का सामान लेके आप दूसरी जगह पे बेचने जा रहे हो। पहले क्या था कि आप सिर्फ खेती कर रहे थे और वहां पे खा रहे थे, रह रहे थे, लेकिन अब क्या है कि अब आपके पास अलग अलग चीजें, जैसे हम लोग अलग अलग चीजें बनाने लगे, जैसे पॉटरी हो गया, मिट्टी के बर्तन, तो आप वो बना रहे हैं, दूसरी जगह पे ले जाके बेच रहे। तो ये जो ट्रेडिंग का सिस्टम था वो भी शुरू हो गया था, जिससे आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई। मतलब आप पहले सिर्फ खेती कर रहे हो तो उससे आप अपना ही पेट भर रहे हो या खुद खा रहे हो या अगल बगल दे रहे हो, लेकिन जब आप ट्रेड करना शुरू करते हो तो उससे आपकी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो भी होती है। लौ प्रौद्योगिकी प्रचलित हो गई, और ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं कि उनको किस धातु के बारे में पता नहीं था, किस मेटल के बारे में नहीं पता था हड़प्पा वालों को, तो वो क्या हो जाएगा, आयरन। क्योंकि आयरन के बारे में आगे जाके वैदिक काल में हम लोग को पता चलता है। ठीक है, और खासकर जो लेटर वैदिक पीरियड है या फिर उत्तर वैदिक काल है, उस समय पे आयरन का यूज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये क्यों बढ़ जाता है, ये भी एक सवाल उठता है ना। तो महाजनपद जैसे मैंने बताया कि ग्रो कर रहे थे, तो राजा ये सब लोग भी ग्रो कर रहे होंगे, तो राजा को क्या चाहिए होता है, सेना, तभी वो ग्रो करेगा। तो सेना को क्या चाहिए, हथियार। तो जो शस्त्र वगैरह होते थे वो लोहे से ही बनते थे। फिर आपका एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, खेती किसानी बढ़ रही है, तो उसमें भी आपको जो उपकरण वगैरह होते हैं, जैसे आपका हल हो गया और ढेर सारी चीजें होंगी, खेत जोतने के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जाती है वो सब भी आयरन से बनती थी, लौह से बनती थी। तो इसीलिए आयरन का जो यूज है वो बढ़ गया था। ठीक है, और फिर आगे बात करते हैं तो
आखिरी पॉइंट हमारा आता है लिटरेरी ट्रांजिशन या फिर साहित्यिक संक्रमण। इस अवधि के अंत में उपनिषद उभरे, अस्तित्व, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में गहरी दार्शनिक पूछताछ में तल्लीन हुए। मतलब क्या है, उपनिषद के बारे में ना सिंपली आपको ये समझाया जाता है कि आप है कौन। जैसे आज के टाइम पे आपको पता है आप कौन है, आप किस तरह से जो ह्यूमंस है वो इवॉल्व हुए, ये आपको पता है। लेकिन उस टाइम पीरियड पे अगर आप इमेजिन करो कि लोग कैसे सोचते होंगे कि वो है कौन, उनका अस्तित्व क्या है, ये सारी चीजें, तो इसका जवाब उपनिषद देते थे जो उस समय पे लिखे गए थे। ठीक है, और मतलब आत्म साक्षात्कार मतलब अपने आप से ही इंट्रोड्यूस कराना सामने वाले को कि आप कौन है। तो ये उपनिषद इन सारी चीजों का जवाब देती थी, जिसको हिंदू दार्शनिक विचार को आकार देने में काफी ज्यादा मदद किया है किसने, उपनिषद, जो हमारा वैदिक काल में लिखा जाने वाला ग्रंथ है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें थी वो बताई गई थी उत्तर वैदिक काल में। तो इसी के साथ जो हमने जो है वैदिक काल के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा कि जो हड़प्पा की संस्कृति थी वो कैसे खत्म होती है और कैसे आर्य लोग आते हैं 2000 ईसा पूर्व के टाइम, है ना। उसके बाद वो आते हैं, अपनी संस्कृति लेके आते हैं, अपनी भाषा लेकर आते हैं, और फिर इंडिया में वो एंटर करते हैं सप्त सिंधु में। ठीक है, सप्त सिंधु में एंटर करते हैं, वहीं पे रहना शुरू करते हैं। फिर उत्तर वैदिक काल आते आते वो लोग पूरे इंडिया में जो है वो फैलना शुरू करते हैं। कौन लोग, आर्य लोग। अब क्या है, वो ढेर सारे ग्रंथ लिखते हैं, जैसे वेद, 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और फिर उपनिषद है, आरण्यक है, और भी ढेर सारे जो ग्रंथ है वो लिखे गए थे। और फिर दो हम काल में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट जो प्रारंभिक वैदिक काल है और दूसरा उत्तर वैदिक काल है, जिसके बारे में अभी हमने बात की। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा वैदिक काल यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको सारी की सारी बातें जो है समझ में आएंगी। तो ये तो एक छोटा सा पार्ट है हिस्ट्री का, हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है। जैसे वैदिक काल के पहले हड़प्पन संस्कृति आई थी, हड़प्पन कल्चर आया था, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसके बाद भी ढेर सारी चीजें हैं, जैसे महाजनपद आते हैं, मौर्य वंश आता है, फिर गुप्त वंश आता है, और फिर हमारी मिडाइवल हिस्ट्री या फिर मध्यकालीन जो इतिहास है वो शुरू होता है। और उसके बाद आपके सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का पार्ट शुरू होता है, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आधुनिक इतिहास, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में सारी चीजें पढ़ने वाले। तो ये एक पॉइंट तो पढ़ लिया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो पूरी हिस्ट्री जो है हम आपको यहाँ पे कवर करवाने वाले। तो हमारा जो अभिमन्यु बैच जो लॉन्च हुआ है उसमें हम आपको एक एक जो टॉपिक है वो डिटेल में पढ़ाने वाले हैं और उसके क्वेश्चंस भी कराने वाले। जैसे यहाँ पे आपने ये तो पढ़ लिया, अब आपको कितना समझ में आया ये आप जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप जब लेक्चर देखते हैं आपको लगता है आपको सब आ गया, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करते हैं तब आपको पता चलता है कि ये चीज आपसे छूट रही है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में नहीं आई। तो इन चीजों को करने के लिए अगर आपको और अच्छे से अपना प्रिपरेशन को जो है वो बेस्ट बनाना है तो आप हमारा अभिमन्यु बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग एक एक टॉपिक आपको डिटेल में समझाएंगे, उसके क्वेश्चंस कराएंगे, टेस्ट लेंगे, ताकि आप अपने आप को एनालाइज भी कर पाए। तो अगर आप हमारा अभिमन्यु बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी जो ऐप है स्कूल शिक्षा ऐप, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा अभिमन्यु बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, और फिर उम्मीद है आपको सारी बातें यहाँ पे समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।